नमस्कार भाइयों। आज हम लोग बायोलॉजी की कक्षा स्टार्ट करेंगे। आपको पता होगा कि सभी परीक्षाओं में बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उसके बाद फिर केमिस्ट्री पूछी जाती है, फिर फिजिक्स से पूछा जाता है। ठीक है। अभी तक की क्लासों में मैंने कभी भी विज्ञान का जो है टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था, तो ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि आपको विज्ञान को मैं लेकर के चलूँ। देखिए, मेरा ग्राउंड जो है बैकग्राउंड वो मैथमेटिक्स है। मैं मैथ से जो है इंटरमीडिएट किया हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको बायोलॉजी को लेकर भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बायोलॉजी बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है बायो और दूसरा होता है लोगोस। ठीक है। बायो का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना। तो जीवन के बारे में अध्ययन करने को बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक। फिर आप इसको पूछेंगे कि ठीक है, बायोलॉजी जीवन के बारे में अध्ययन है, तो सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में सोचा किसने? तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि बायोलॉजी जो है जीवों का अध्ययन है। जीवों के बारे में जब सोचा गया तो ये कहा गया कि ठीक है, जीवन तो होते हैं। अभी आपको मैं सेल के बारे में बताऊंगा, उससे पहले मैं थोड़ा आपको खाका तैयार करता हूँ। तो जीवन के बारे में अध्ययन, देखिए जीवन तो हम जंतुओं में भी होता है, जो कि हम लोग भी हैं, और पौधों में भी होता है। आपको पता होगा कि पौधों में भी जीवन होता है, क्योंकि वो भी जो है श्वसन क्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जो जंतु थे, जिसमें हम पेड़ जो हम आते हैं, सपोज डैट कि मनुष्य आता है, उसके बाद जानवर आते हैं, जंतु हैं। तो हम लोगों के जीवन के अध्ययन किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। हम लोगों के बारे में या जंतुओं के जीवन के बारे में अध्ययन किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। और पेड़ पौधों के बारे में, जिसके जीवन के बारे में किसने अध्ययन किया था? तो इनका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, एक सेकेंड हो जाइए। थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस थे। अब इनकी दोनों की बुक है। अरस्तु की बुक का नाम है हिस्टोरिका एनिमेलिया। ठीक है। इसमें जंतुओं के अध्ययन के बारे में बताया गया है। एनिमिलिया माने होता है एनिमल, तो मानव भी एक एनिमल है, इसके बारे में बताया गया है। और थियोफ्रेस्टस का जो बुक मुझे याद नहीं आ रहा, मे बी उसका नाम है प्लांटेनिका बायोटनिका, जो मुझे याद आ रहा है अभी। उसमें बायोलॉजी के बारे में अध्ययन किया गया है। तो मोटा तौर पर यही है। तो अब आपको पता हो गया होगा कि ये दो शाखाओं में जो है बायोलॉजी को बांटा गया है। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है। और उन लोगों ने खोज किया हुआ था सबसे पहले। लेकिन जीव के बारे में अध्ययन के लिए सबसे पहले विचार कैसे आया कि जीव कैसे उत्पत्ति हुई है? देखिए, हमारा जो शरीर बना हुआ है, जो हमारा शरीर है, ये शरीर सबसे छोटी इसकी इकाई है कोशिका। कोशिका, इसे हम सेल कहते हैं। ठीक है। शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई एक सेल है। सपोज डेट यदि आपका एक हाथ बना हुआ है, तो हाथ के अंदर असंख्य कोशिकाएं हैं। जिस प्रकार एक घर बनता है, घर में सबसे छोटी बुनियादी इकाई क्या है? तो भाई ईंट है। ईंट और गारा जो लगाया जाता है, उसी के माध्यम से घर बनता है। तो उस ईंट को क्या कह सकते हैं? हम कोशिका कह सकते हैं। और गारे को क्या कह सकते हैं? उस कोशिका का अंग कह सकते हैं। ठीक है। मिट्टी को कोशिका का अंग कह सकते हैं, जैसे कि वो ईंट बना हुआ है। तो इस पर हम व्यापक तौर पर चर्चा करेंगे। व्यापकली आप ये चीज़ जान लीजिए कि यदि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है, तो उसमें क्या होती है? सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, सेल उसको बोलता है। तो आज हम इस बायोलॉजी के सेगमेंट में हम सेल के बारे में अध्ययन करेंगे, कोशिका विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। और अध्ययन की दृष्टि से सबसे पहले यही जो होता है स्टार्ट होता है। एक सेकंड रुक जाइए। तो अध्ययन की दृष्टि से सबसे पहले हम कोशिका के बारे में देखेंगे, चूँकि जीवन की उत्पत्ति यहीं से हुई है। तो देखिए, कोशिका विज्ञान को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं? हम साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है आपका सेल, और लॉजी का मतलब होता है आपका अध्ययन। जैसे बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है जीवन, लॉजी का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन करना। उसी प्रकार साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका का अध्ययन करना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है कि यह लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब टू स्टडी ऑफ अबाउट सेल। साइटो जो है एक लैटिन भाषा है, और इसका शाब्दिक अर्थ है टू स्टडी अबाउट सेल। मतलब सेल के बारे में अध्ययन करने को हम साइटोलॉजी कहते हैं। हार्टविन नामक वैज्ञानिक थे जिसने सबसे पहले सेल नाम दिया था।
तो सेल नाम सबसे पहले इसको किसने दिया था? तो हार्टविंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इसका नाम सेल दिया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? सेल समझ में आया कि शरीर की सबसे छोटी इकाई जिससे हमारी शरीर बनी हुई है वो सेल कहते हैं। अभी हम सेल के बारे में एलेबरेट करेंगे क्या सेल होता है, लेकिन आप सबसे पहले जान लीजिए कि जिस प्रकार घर बनने में एक छोटी ईंट का प्रयोग होता है, उसी प्रकार जो है एक शरीर बनने में सेल का निर्माण होता है। मैं आपको थोड़ा एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखिए, सबसे छोटी इकाई सेल होती है, कोशिका, हिंदी में लेकिन जाता है कोशिका। कोशिकाएं जब मिल जाती हैं, कई कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या होती हैं? ऊतक बनते हैं। ठीक है, कई हजार कोशिकाएं जब मिलती हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, इसे हम ऊतक कहते हैं। और कई हजार जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो इसे हम ऊतक तंत्र कहते हैं। ऊतक तंत्र, जैसे हमारा रक्त क्या है? एक ऊतक है, ऊतक तंत्र है। कई प्रकार के इसमें देखिए सेल्स मिले हुए हैं। मैं आपको खून के बारे में जब बताऊंगा तो वहाँ पर आपको व्यापक तौर पर इसको हम एलेबरेट करेंगे। फिलहाल आप ऊतक तंत्र के बारे में जान लीजिए कि कई हजार कोशिकाएं जब मिलती हैं तो ऊतक बनता है, और कई हजार ऊतक जब मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं तो ऊतक तंत्र कहलाते हैं। और कई हजार ऊतक तंत्रों से मिलकर क्या होता है? हमारी अंग तैयार होती है। अंग मतलब जो शरीर का अंग है, जैसे कि आपका हाथ है, पैर है, ये क्या है? अंग है। और अंगों से मिलकर हमारी शरीर का निर्माण होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें पता हो गई होंगी। मैं आपको कोशिका के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही सारी उत्पत्ति स्टार्ट होगी, यहाँ से साथ साथ पैरेलल बीमारियाँ भी चलेंगी, साथ साथ जीवन की सारी स्टडी को हम देखेंगे, क्योंकि इसी सेल के माध्यम से ही आपका जाइगोट डेवलपमेंट होगा। तो वहाँ पर भी इसको जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर के व्यापक तौर पर इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसको समझने का प्रयास करिए। चलिए, उसके बाद आए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है फादर ऑफ सेल थे। इन्होंने क्या किया था? साइटोलॉजी के बारे में इन्होंने सेल शब्द सबसे पहले हार्टविंग ने दिया था, लेकिन रॉबर्ट हुक जो थे वो फादर ऑफ सेल थे। सेल के बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया कि सेल जैसी कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो फादर ऑफ सेल किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। 1665 एडी में, एडी माने होता है ईस्वी, 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि कार्क की एक लकड़ी के टुकड़े से मृत कोशिका की खोज की। ये कर क्या रहे थे? तो ये अपने यहाँ घर में कुछ जो है बोतल वोतल रखे थे, तो पहले आपको पता होगा कि बोतल पे एक लकड़ी का ढक्कन लगता था। ठीक है, लकड़ी का ढक्कन लगता था। इस लकड़ी के ढक्कन में को जब इन्होंने निकाला तो उसमें इन्होंने एक स्ट्रक्चर देखा, ऐसे 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 पतली 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 स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर पर जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि ये मृत कोशिकाएं हैं, और इसे कार्क ऊतक के नाम से कहा जाने लगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये देखिए, थोड़ा इन्होंने बताया सेल्स ऑफ ग्रुप को ऊतक बोला जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब छोटे छोटे सेल्स के ग्रुप आपस में मिलते हैं तो एक ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है, और इसे ही सेला कहा गया। सेला देखिए, ये है एक कार्क की लकड़ी में जब उन्होंने दूरबीन से देखा था, हालांकि उस समय दूरबीन नहीं थी, अपना कोई व्यवस्था व्यक्तिगत दूरबीन वगैरह बनाए थे, वैज्ञानिक टाइप व्यक्ति थे तो बना लिए होंगे से लेंस वेंस के माध्यम से। तो उन्होंने जब सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो इन्होंने क्या पाया कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है मिला हुआ है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और इसमें जो है ये रेशे पड़े हुए हैं, और इन्हीं को मृत सेल के नाम से कहा जाने लगा। और इसी को कार्क टिश्यूज इन्होंने कहा। लकड़ी की जो टिश्यू होती हैं, लकड़ी के रंध्र के रूप में जो बनी होती हैं, इसे कार्क टिश्यूज कहा। और इसी खाली स्थान को इन्होंने क्या कहा था? रूफ टॉप। ये जो खाली स्थान था बीच बीच में, देखिए यहाँ पर बीच में खाली स्थान है, इसे रूफ टॉप कहा जाने लगा। ठीक है, और ये अंदर वाला जो है इसके टिश्यूज़ कहा जाएगा। टिश्यूज़ के जो अंदर की चीज़ें होती है उसको टिश्यूज़ बोला गया। ठीक है, इतना जान लीजिए, बहुत है, बहुत इंटरनली आपको ले जाएंगे तो आप डिस्टर्बेंस होंगे। फिर आप इतना आप जानिए कि ये जो है सबसे पहले इन्होंने इसी स्ट्रक्चर की खोज किया हुआ था। ठीक है, चलिए, ये अभी तक तो 1665 के आसपास रॉबर्ट हुक जी ने जो है क्या किया था? मृत कोशिका की खोज की। अपने घर एक रखे जो है बोतल की लकड़ी में, जो कि पानी से हमेशा भरा रहता था, उसी में डूबा रहता था। अब आगे दूसरा मामला आया कि लिविंग सेल के बारे में सबसे पहली खोज किसने की? ठीक है, जीवित कोशिका के बारे में। भाई अब तक तो मृत कोशिका थी, कोशिका मर चुकी थी। लिविंग सेल के बारे में खोज किसने किया? तो एंटनी वान लुवेनहॉक। 1776 एडी में ये क्या कर रहे थे? अपने घर ही खुदाई करके जो है फसल वसल बो रहे थे। वैज्ञानिक आदमी थे तो उनको जो है फसल वसल बोना अच्छा लगता था। अभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होइए और आप थोड़ा
खेती वगैरह जाके अपने गार्डन में करिए तो आपका मन आन हो जाता है। तो भाई ये खोज कर रहे थे, इनको कोई खोज मिल नहीं रहा था, तो अपना ये डिस्टर्बेंस जो हो रहे थे, अपना डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए खोज कर रहे, खुदाई उदाई कर रहे थे। तो उन्होंने 1674 में देखा क्या कि मिट्टी में एक सिंगल सेल बैक्टीरिया को उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया, जब उन्होंने देखा छोटा सा बैक्टीरिया था, उसको लाकर जब अपने सूक्ष्म दृष्टि अपना व्यक्तिगत ही बनाए थे, तो उसमें लाकर देखा तो उन्होंने क्या किया, देखा कि एक बैक्टीरिया जो है उत्पन्न हुआ। और प्रकार से कुछ लोग बताते हैं कि अलग अलग प्रकार से खोज की गई थी, लेकिन फिलहाल मिट्टी के में सिंगल बैक्टीरिया की खोज की गई थी। इन्होंने जब अपना नाखून में देखा और ला करके जब उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से नाखून की मिट्टी को निकाला तो उनसे बैक्टीरिया दिखाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिट्टी में इनको बैक्टीरिया दिखाई दिया और यहीं से जीवित कोशिका की खोज हुई। ये देखिए बैक्टीरिया है। अभी मैं आपको जब एक कोशिकीय बहुकोशिकीय बताऊंगा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में बताऊंगा, तो वहाँ पर मैं बैक्टीरिया को एलेबरेट करूंगा, लेकिन इससे पहले आप पहले सेल को तो समझ लीजिए। देखिए सेल विज्ञान जो है, जब आप एटॉमिक लेवल पर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे छोटी इकाई सेल नहीं होती है, वहाँ पर सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। ठीक है, परमाणु से छोटा भी एक होता है। परमाणु के अंदर होता है नाभिक। नाभिक से के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक सबसे सूक्ष्म कण होते हैं। इनसे भी एक छोटे अस्थायी कण होते हैं, लगभग इन्हीं के पैरेलल होते हैं, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो। तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि सबसे छोटे कण जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं। ये परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, परमाणुओं से अणु का निर्माण होता है, फिर अणु के बाद सारी घटनाएं आती हैं, फिर यहाँ से सेल की उत्पत्ति होती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इससे भी छोटी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और अभी ऐसी छोटी चीज़ें हैं जो अणुओं और परमाणुओं की भी गहनता से अध्ययन करने के लिए हमें नैनो टेक के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, इस चीज़ के बारे में पता चलेंगे। जब हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे, अभी आप देखते होंगे मूवियाँ आ रही हैं, हॉलीवुड इस विषय में काफ़ी अच्छी अच्छी मूवियाँ बनाता है। जैसे कि आप एंट मैन देखिए, वहाँ पर जो है काफ़ी रूप से जो है साइंस एंड फिक्शन मूवी को एलेबरेट किया गया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस मूवी को देखिए, काफ़ी अच्छी मूवी है। आपको विज्ञान के बारे में व्यापक तौर पर जो है डाइवर्सिफाइड होकर के आपको समझने का प्रयास वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि लुवेनहॉक ने अपने दांत की खुरचन से भी इसको जो है पता लगाया था, खोज किया था। तो कुछ लोग कहते हैं नाखून में जब वो मिट्टी खोद रहे थे तब उसमें से निकाला, कुछ लोग कहते हैं कि दांत की खुरचन से निकाला था बैक्टीरिया की खोज। ठीक है, तो लिवेनहॉक ने क्या क्या खोजा था, तो बैक्टीरिया की खोज किया था, स्पर्म की खोज किया था। आपको बता दें कि स्पर्म सबसे छोटा सेल होता है, ह्यूमन में सबसे छोटा सेल स्पर्म होता है। उन्होंने आरबीसी की खोज किया था और प्रोटोजोआ की खोज किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा कि स्पर्म में सबसे छोटा सेल होता है। बुक इनका एक बुक था लिवेनहॉक का, एंटनी वॉन लिवेनहॉक का, सीक्रेट ऑफ नेचर। तो इस बुक में इन्होंने इन सारी चीज़ों को बताया था। तो क्या क्या उन्होंने खोजा था, तो बैक्टीरिया की खोज किया था, स्पर्म की खोज किया था, स्पर्म जो हम लोगों के अंदर पाया जाता है, आरबीसी की खोज किया था। आरबीसी आप पढ़ेंगे, लाल रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। हम आगे चल के जब जो है आपको रुधिर में इसको बताएंगे, रुधिर माने खून में बताएंगे, और प्रोटोजोआ के बारे में भी आपको पता चलेगा आगे चल के। तीसरा नंबर का एक कॉन्सेप्ट है सेल थ्योरी। जब ये दोनों 1665 और 1676 में जब ये दोनों का कॉन्सेप्ट आ गया, पहला किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, मृत कोशिका थी कार्क के इस ग्रुप से। उसके बाद दूसरा आया लिवित कोशिका, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में दिया था। उसके पहले जो है नाम ऑलरेडी किसने दे दिया था, तो हार्ट विंग, क्या नाम है इनका, हार्ट विंग ने नाम जो है दे दिया था। ठीक है, अब सेल थ्योरी आ गई भाई, जब इतना खोज किया गया तो अब सेल थ्योरी आई, कोशिका विज्ञान का सिद्धांत। तो 1824 एडी में ड्यूट्रोचेट नामक के वैज्ञानिक ने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था उन्होंने, कि हजारों लाखों सेल से मिलकर ऊतक तंत्र का निर्माण करता है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ बता रहे हैं कि हजारों लाखों सेलों से मिलकर एक ऊतक तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका ऊतक तंत्र है बड़ा वाला, और इसके अंदर जो छोटे 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 आपको दिखाई दे रहे हैं ये सेल हैं। तो हजारों लाखों कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, इतना आप जान लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आइए,
ये 1824 की बात है। 1838 से 39 के बीच में, देखिए समय कोई नहीं पूछेगा, फिलहाल आप जानते रहिए कि ये टाइम पीरियड था। 1838 से 1839 में दो वैज्ञानिक आए थे, स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक। इन्होंने थ्योरी दी सेल की, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। तो ड्यूटोचेक ने कहा कि हजारों लाखों कोशिकाओं से मिलकर क्या ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतक तंत्रों का निर्माण होता है। अब स्लाइडेन और सान आए, उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड बाई सेल, सभी जीवित कोशिकाएं जो है वो सेल से बनी हुई हैं। ना सिर्फ सेल अपितु सेल के प्रोडक्ट भी बनाती हैं। ठीक है। अन्य तरफ कहा कि कुछ कोशिका ऐसी हैं जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। जैसे आपको मस्तिष्क में आपके अंदर एक सेंट्रोसोम होता है, तारकाय, वो अनुपस्थित पाया जाता है। तो मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है, न्यूरॉन्स में हमारी कोशिका का विभाजन नहीं होता है इसी कारण। ठीक है। तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें विभाजन नहीं होता है, और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें विभाजन होता है। कोशिका का विभाजन होना आवश्यक होता है जिससे कोशिकाओं का विकास सुनिश्चित हो, लेकिन जब कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो वो कोशिकाएं प्रिमिटिव हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं। इसे हम प्रोकैरियोट के नाम से जानते हैं। आगे चल के हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ना सिर्फ इसमें बताया कि सभी कोशिकाएं जो हैं, सभी जीवी जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनका निर्माण सेल से हुआ है, और ये सभी जो हैं ना सिर्फ सेल बनाती हैं बल्कि सेल के प्रोडक्ट भी बनाती हैं। मतलब सेल में जो अंदर अंदर छोटे छोटे सेल के जो ऑर्गेनिज्म है उसको भी ये बनाती हैं। और अन्य तरफ इन्होंने कहा कि कुछ कोशिका ऐसी होती हैं जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है या प्रिमिटिव है, इनका विभाजन नहीं होता है। जिसमें कोशिका का विभाजन हो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि एक कोशिकीय जीव क्या है, बहुकोशिकीय जीव क्या है। जिसमें कोशिका विभाजन हो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, कब ना हो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया में कोशिका विभाजन ज़्यादा रूप से नहीं हुआ है। बैक्टीरिया जो जीवाणु है वो अपने उसमें अन्य प्रकार के कोशिकांगों की अनुपस्थिति होती है, उसमें ज़्यादा रूप से कोशिकाओं का विभाजन नहीं हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, एक कोशिकी कहते हैं। और जिसमें कोशिका का विभाजन हो उसे बहुकोशिकी कहते हैं। जैसे कि प्लांट सेल, जंतु कोशिका, कवक और एल्गी मतलब काई आदि। ठीक है। हजारों टाइप के भी सेल हैं, जैसे कि आँख की कोशिका, नाक की कोशिका, ये कैसी प्रकार की सेल हैं आगे बताएगा, इसके बारे में देखते हैं। जो कई प्रकार की सेलों से मिलकर के बनी हुई हैं। सही बात है। जैसे कि हमारा सेल है, आँख की कोशिका है, इसके अलग अलग प्रकार के रंग हैं, तो अलग अलग प्रकार के जीन्स उसमें मिल के बने हुए हैं, वही चीज़ वहाँ पर वो बता रही है। 1855 AD में रुडोल्फ विर्चो नामक एक वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने एक शब्द दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका तात्पर्य क्या था? रुडोल्फ विर्चो का कहना था कि सभी पुरानी कोशिका से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था 1855 के आसपास। उसके पहले भी स्लाइडेन सॉल ने ये चीज़ें दे दी थी कि सभी जो जीवित कोशिकाएं हैं वो सेल से मिलकर बनी हुई हैं, और ना सिर्फ ये सेल बनाती हैं बट अपितु मिल करके सेल के नए नए प्रोडक्ट भी बनाते हैं। जैसे आँख की सेल है, और अलग प्रकार के चेहरे की सेल है, बाल की सेल है, अलग प्रकार के, देखिए एक ही प्रकार का शरीर है जिसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। जिसका मतलब यह है कि अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट भी ये म्यूटेशन के रूप में तैयार कर रही हैं, उत्परिवर्तन के रूप में तैयार कर रही हैं। म्यूटेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि जेनेटिक म्यूटेशन होता क्या है, लेकिन वो साइंस एंड टेक का कॉन्सेप्ट है। फिलहाल अभी आप विज्ञान हमसे पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। जोसेल ड्वाइट, ये कौन है? तो जोसेल ड्वाइट कहते हैं कि पुरानी सेल, इन्हें फादर ऑफ सेल, पुरानी सेलों को फादर कहा जाता है इनको, बस इतना ही जान लीजिए। हाँ, जो पुराने सेल होते हैं उन्हें फादर सेल कहते हैं, और जो बनता है उसे नया सेल कहते हैं, या उसे डॉटर सेल कहते हैं, या पुत्री कोशिका कहते हैं। ठीक है। इसे ही कोशिका विभाजन कहते हैं। अब यहाँ पर कोशिका विभाजन का कॉन्सेप्ट आ गया कि रुडोल्फ विर्चो ने 1855 के आसपास ओमनी सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि सभी पुरानी कोशिकाएं से मिलकर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसका मतलब ये होगा कि पुरानी कोशिकाओं का जब विभाजन होता है तो नई कोशिकाएं बनती हैं। पुरानी कोशिका को फादर सेल कहते हैं, नई कोशिका को सन सेल या डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है। और यहीं से कोशिका विभाजन का कॉन्सेप्ट आया।
अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जाता है। सेल थ्योरी वायरस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वायरस में सेल नहीं होता है। वायरस जो होता है सजीव और निर्जीव के बीच का योजक कड़ी कहा जाता है। मतलब वायरस को आप बेसिकली ये कह सकते हैं, मैंने वायरस के बारे में एक कक्षा में पहले में बताया था। तो सजीव क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। निर्जीव क्या है, जो चलायमान नहीं है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। स्वपोषी परपोषी भोजन का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब जो चलायमान है वो सजीव हैं, और जो चलायमान नहीं हैं, जो मृत अवस्था में हैं, उन्हें निर्जीव कहते हैं। हालांकि कुछ सजीव ऐसे हैं जो चलायमान भी नहीं हैं, तो आप चलायमान के आधार पर भी तो नहीं बांट सकते हो। फिलहाल मैं सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ कि जो सांस लेते हैं, जो श्वसन प्रक्रिया करते हैं, वो सजीव हैं। जो श्वसन प्रक्रिया नहीं करते हैं वो निर्जीव हैं। अब सही हो गया होगा, आई होप। योजक कड़ी कहा जाता है किसको, वायरस को। तो वायरस जो है, जब ये मानव सेल के या बैक्टीरिया के सहारे जीवन जीता है। जब ये मानव सेल में प्रवेश करता है तो सजीव की तरह भांति व्यवहार करता है, और जब मानव सेल के बाहर रहता है तो निर्जीव हो जाता है। ठीक है। इसको जीवन जीने के लिए एक होस्ट सेल चाहिए, या ह्यूमन बॉडी, जैसे कोविड-19 में आप पता होगा कि वायरस ये एक्टिवेट कर देता है, तो होस्ट सेल इसको चाहिए जीवन जीने के लिए, नहीं तो ये मृत अवस्था में रहेगा। अब थोड़ा हम की पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम खत्म करेंगे। तो की पॉइंट क्या है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स, सबसे छोटा सेल ब्रह्मांड का कौन सा है अभी तक रिसर्च के अनुसार, तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है, ये सबसे छोटा सेल है। 1 माइक्रोमीटर का सबसे छोटा सेल होता है। हालांकि मनुष्य में सबसे छोटा सेल कौन पाया जाता है, मैंने पहले वहाँ बताया था कि स्पर्म है, लेकिन पूरे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स में तो माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ इसको बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा का अन्य नाम है पीपीएलओ, पॉलीफ्लोरोलाइक ऑर्गेनिज्म, या एमएलओ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो 1 माइक्रोमीटर का ये होता है। इसे जोकर भी कहा जाता है। यह बार बार अपने आकार एवं आकृति बदलता रहता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल से हम थोड़ा देखेंगे सेल वॉल के बारे में। देखिए, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसमें। देखिए, ये हमारा जो है कोशिका है। कोशिका के बाहर जो होती है एक लेयर होता है, और कोशिका के अंदर भी एक लेयर होता है। ठीक है, बेसिकली कोशिका के बाहर एक लेयर होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाहर, कोशिका के बाहर जो लेयर होता है उसे हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। ये जंतु कोशिकाओं में, ये वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। जब आगे हम वनस्पति कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसलिए मैं इसको कट आउट कर रहा था, जो कि ये दिक्कत होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इससे दूर भागना चाहा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता होगा कि माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होती है, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो कोई कोशिकीय जीव के बाहर सबसे पहले सेल वॉल होता है। तो कोशिका के बाहर सबसे जो मजबूत कठोर परत होती है, ये पौधों में पाया जाता है, मनुष्यों में नहीं पाया जाता है, इसे हम सेल वॉल कहते हैं। उसके बाद सेल वॉल के बाद अंदर एक होता है, उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये ह्यूमन में पाया जाता है, उसमें भी पाया जाता है, पौधों में भी पाया जाता है, लेकिन यह जंतुओं में भी ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है सभी। देखिए, यहाँ सेल वॉल के बारे में आपको पता चल गया होगा कि कोशिका भित्ति क्या होती है। मतलब कोशिका के चारों ओर एक सुरक्षा कवच पाया जाता है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। बस इतना जान लीजिए। सभी बैक्टीरिया के चारों तरफ कोशिका भित्ति होता है, पर ये पीपीएलओ के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो पीपीएलओ के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होता, मतलब ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत कमजोर होते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए, उसके बाद इसमें दिया गया कि 130 से 170 ग्राम इसका माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है। 130 से 170 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है। ये बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, तीसरा, अब मनुष्य शरीर में थोड़ा देख लेते हैं। तो मनुष्य शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल होती है। ये वेरी लॉन्गेस्ट होती है, सबसे लंबी होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य सेल में किसकी होती है,
तो मादा जनन कोशिका जिसे ओवम कहते हैं, अंडाणु, जब हमारा स्पर्म जो है फर्टिलाइज करने के लिए ओवम के पास जाता है तो सबसे छोटा स्पर्म होता है और सबसे बड़ा ओवम एग होता है। तो वही ओवम जो है मादा के अंदर जो पाया जाता है वो सबसे बड़ी कोशिका ह्यूमन के अंदर पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका मानव के अंदर क्या है, तो स्पर्म, जिसे मेल गैमेट कहते हैं। स्पर्म सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ देख लेते हैं, ब्लड में लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है, तो WBC होती है। ठीक है, ब्लड में जो है लॉन्गेस्ट सेल होती है WBC। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका ओवम होती है, खून में सबसे बड़ी कोशिका WBC होती है, और सबसे छोटी कोशिका ब्लड में क्या होती है, तो RBC होती है। सबसे बड़ी कोशिका WBC, सबसे छोटी कोशिका RBC। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मैंने आपका स्ट्रक्चर बना दिया है कि ओवा सबसे बड़ा जो मादा वाला होता है, उसके बाद WBC होता है, फिर RBC होता है, फिर स्पर्म होता है। ठीक है, तो मैंने आपको मनुष्य में थोड़ा इस सेल के बारे में बताने का प्रयास किया, हालांकि ये कंपेरिजन ही गलत है। फिलहाल मैं आपको बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझिए। RBC जो है ये किसकी सबसे छोटी इकाई है, तो ये खून की सबसे छोटी सेल है, और स्पर्म ये मानव शरीर में जो होता है ये सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो यहाँ WBC जो है RBC से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, WBC होगा, फिर RBC होगा, फिर स्पर्म होगा। ठीक है, तो स्पर्म सबसे छोटा है, RBC से भी छोटा स्पर्म है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना है, फिर हम कल देखेंगे टाइप ऑफ सेल्स। कैसी लगी क्लास, अब हम फीडबैक दीजिएगा। नमस्कार।